गांधी को हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा है, निबंध में हिस्ट्री पढ़ी है, गांधीयन थॉट तो पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ, गांधी का कंट्रीब्यूशन। कल जैसे मैं बात ये कर रहा था कि गांधी को हमने इतिहास से बाहर कभी नहीं पढ़ा। गांधी शब्द दिमाग में आते ही हमारा ध्यान चला जाता है चंपारण सत्याग्रह से लेके उनकी हत्या तक, है ना। तो लेकिन कल हम लोगों ने जो बात की उससे महसूस हुआ होगा कि वी नेवर टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री। कल की क्लास से समझ में आया होगा ना कि हमने इतिहास पर कोई बात नहीं की है, हमने गांधी की फिलॉसफी को डिस्कस किया है केवल। क्या कंफ्यूजन है उसमें, टेल मी। अगर एक टॉपिक आया हुआ है यूपीएससी में कि सत्य ही यथार्थ है, यथार्थ ही सत्य है, कैसे लिखेंगे इसको? कैसे, क्या लिखेंगे इसमें, क्या इसका थीम क्या होगा? जैसे एक आर्गुमेंट है यह कि परीक्षक ने यह कहा कि मेरा मानना यह है कि सत्य ही यथार्थ है, यथार्थ ही सत्य है। अब लिखने वाला है वह इससे सहमत है या नहीं, पहली बात तो यही होगी कि मैं उससे सहमत हूं या नहीं। अगर सहमत हूं तो क्यों, उसका विस्तार करना पड़ेगा, और सहमत नहीं हूं तो क्यों, है ना। तो इससे सहमति है इस वाक्य से, ट्रूथ इज रियलिटी, रियलिटी इज ट्रूथ। ये सही है, हमेशा हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ, टेल मी। अच्छा कोई बात नहीं, गांधी का जो ट्रूथ है उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कल तो बताया था, टेल मी कैसे, ब्रीफ में क्या बताएंगे? ब्रीफ में कैसे किसी को बताना हो कि गांधी ने सत्य के बारे में क्या कहा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ में? और ये तो एक ही वाक्य में, इतना आसान दर्शन भी थोड़ी है गांधी का कि एक ही वाक्य में खत्म हो गया है। और क्या डिस्कस किया है बताओ? ट्रुथ के टाइप्स बताए थे मैंने, सापेक्षिक और निरपेक्ष, क्या अंतर है दोनों में? ठीक है। उससे निर्देशित होना है। मूल्य किसको कहते हैं? अगर कोई पूछे, वैल्यू, वैल्यू का मूल्य बहुत बहुत कॉमनली यूज टर्म है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं। नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य, मूल्य को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लिया कोई एक उदाहरण मूल्य का क्या होगा, ईमानदारी हो सकता है, हा? कैसे डिफाइन करेंगे मूल्य को? थिंक, सोच के बताओ। कोई भी फिलॉसफी होगी किसी की भी, अरस्तु की हो, चाहे प्लेटो की हो, चाहे गांधी की हो, हर दर्शन में कहीं ना कहीं मूल्य तो होगा ही ना। कोई भी दार्शनिक है तो, हाँ, कैसे कैसे परिभाषित करेंगे? जैसे और क्या मूल्य हो सकता है? जैसे एक माने उदाहरण दिया मैंने ईमानदारी, और क्या हो सकता है? सहिष्णुता, ठीक, और दया, अच्छा, साहस, ठीक है, और न्याय, ये सब तो रट लिया है, लेकिन परिभाषा कैसे देंगे इसकी? अच्छा, और क्या हो सकता है परिभाषा? जैसे मान लिया बच्चे को किसी को सिखाया जाए परिवार में कि व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, तो बच्चा स्वीकार कर लेगा उसको?
स्वीकार नहीं भी कर सकता। अगर घर से बाहर अपने जीवन में नहीं जा रहा तब तो मान लिया दबाव में स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब वो बाहर आएगा परिवार से, समाज में जब आएगा, हो सकता है उसको बेईमान लोग ज़्यादा अच्छे लगते हों। ऐसा लग सकता है ना कि अमुक व्यक्ति बहुत बेईमान है लेकिन सबसे सफल में से एक है, वह होता है ना, ऐसे उदाहरण है ना। तो उसको लगेगा ना कि ईमानदार होने से क्या फायदा है, बेईमानी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है वह। एक बार ईमानदार प्रयास किया जाए, देखें उसका प्रभाव क्या है, एक बार बेईमानी की जाए उसका प्रभाव क्या है। एक्सपेरिमेंट भी तो कर सकता है वह। जब कई बार एक्सपेरिमेंट करके एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा वह कि नहीं ईमानदारी अच्छी है या बेईमानी अच्छी है, जब उसको स्वतः यह विश्वास हो गया कि ईमानदारी बेईमानी से बेहतर है, तब वह उसके चरित्र में शामिल हो जाएगा। देन ही विल बिकम ऑनेस्ट। मूल्य को परिभाषित करते हैं कि मूल्य दीर्घकालिक विश्वास है, लॉन्ग टर्म बिलीफ। विश्वास एक दिन में नहीं जमता किसी भी व्यक्ति पर, किसी संकल्पना पर, किसी दर्शन पर। लगातार उसके साथ हमारा इंटरेक्शन अगर होता रहेगा तो धीरे धीरे हमें उस पर विश्वास होगा, और विश्वास जब अपनी चरम सीमा पर हो जाएगा तो उसको कहते हैं आस्था, फेथ, जो धर्म के प्रति होती है हमारी, है ना। तो तर्कों के आधार पर हम किसी चीज का अध्ययन करते रहेंगे समाज में, और एक लंबे समय के बाद उस पर विश्वास जब जम जाएगा तब वह मैं अपने चरित्र में उसको शामिल कर लूंगा। तो कहा जाता है कि वैल्यूज आर लॉन्ग टर्म बिलीफ्स, दीर्घकालिक विश्वास है मूल्य, ठीक है। और एक बार अगर वो चरित्र में शामिल हो गया तो वह उम्र भर, जीवन भर उसके चरित्र का भाग बना रहेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वह ईमानदारी उसके दैनिक जीवन में भी दिखेगी, हर कार्य में उसकी ईमानदारी दिखेगी, क्योंकि उसके चरित्र का भाग हो गया है वह, राइट। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं अपने एक मित्र का। ही इज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर इन दिल्ली। तो एक ऐसी घटना हुई कि ही वॉज एट माई होम विथ हिज वाइफ। रात में हम लोग यहाँ से निकले, किसी जगह जा रहे थे, करीब मेरे ख्याल से 11:30 या 12 बज रहा होगा। तो जो कैंप वाला रोड है, माल रोड पर रहे ना, कई रेड लाइट हैं, तो बिल्कुल सन्नाटा था सड़क, और गाड़ी, उसने रेड लाइट था, गाड़ी रोक दी उसने। मेरे ख्याल से 42 सेकंड या 45 सेकंड टाइमर था उसका शो कर रहा। कोई गाड़ी नहीं थी कहीं से भी, अकेली गाड़ी थी वह। उसकी वाइफ ने उसको कहा कि रोड तो खाली है, व्हाई आर यू वेटिंग। उसने जब सिग्नल हो गया तो आगे बढ़ा। उसने कहा कि अगर मैं इसको तोड़ दूं सिग्नल को, तो अगले दिन मैं किसी को क्या जवाब दूंगा। मैं किसी व्यक्ति को कोई अच्छा काम करने के पहले जो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत मेरी समाप्त हो जाएगी। कहने का अर्थ आया समझ में, कि अगर ईमानदारी है तो वह चरित्र में चूंकि शामिल हो गया है, तो हर घटना में हर जगह दिखेगी वह, राइट। नहीं तो कोई भी हो सकता है, मैं भी अगर होता तो लगता है कि नहीं कोई है नहीं, कहीं से कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं है तो क्या करना है, ना पुलिस है ना कोई है, कोई गाड़ी भी नहीं, तो आदमी आगे बढ़ जाएगा। 99% तो आदमी बढ़ ही जाएगा ना आगे। बट ही वॉज स्टेइंग टिल इट बिकेम ग्रीन। और जब तक हम लोग पहुंचे, जहां जहां रेड लाइट था वहां वहां वह गाड़ी उसकी, और जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसके पहले। इसका मतलब है कि वह लॉ अबाइडिंग, कि जो कानून कहता है उसका पालन करूंगा मैं, चाहे दिन हो रात हो, कोई मेरे आसपास देखता हो नहीं देखता, उससे मतलब नहीं है। मुझे कानून का पालन करने का मूल्य है मेरे पास, कानून के प्रति मेरा सम्मान है, इसलिए मैं कानून का सम्मान करूंगा। यही स्थिति है ना उसकी। तो दीर्घकालिक विश्वास जब जम जाएगा तब वह मूल्य बनकर हमारे चरित्र में शामिल होता है, राइट। ठीक है। तो सत्य भी एक मूल्य है, सत्यवादिता भी तो मूल्य है बात। हाँ, कि हम 10 बार हमने झूठ कहा, 10 बार सच कहा, और देखा उसका इंपैक्ट, कि किस चीज का इंपैक्ट ज्यादा होगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, झूठ बोलने से लाभ मुझे ज्यादा हो रहा है, हो सकता है कोई व्यक्ति या कहे कि नहीं, सत्यवादी होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर झूठ बोलने से फायदा हो रहा है तो क्या फायदा है सत्य बोलने से, ठीक है।
लेकिन अंतर कहाँ आता है कि अगर हम मूल्यों से हटकर काम करते हैं जब, तो उसके तात्कालिक लाभ मिलते हैं हमें, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तभी मिलेगा जब व्यक्ति के नैतिक मूल्य सुदृढ़ होंगे। हम जो दीर्घकालिक लाभ है, क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, क्षणिक लाभ मिल सकता है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ लेने के लिए व्यक्ति का नैतिक मूल्य होना चाहिए। एक नैतिक होने से लाभ क्या होता है? किसी व्यक्ति की नैतिकता बहुत ऊंची है, उसका लाभ क्या होता है? हिज मेंटल फोर्स इज वेरी पावरफुल। मानसिक बल उसका, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आत्मबल, इनर फोर्स उसका बहुत ताकतवर है। गांधी ने कहा था, एक बहुत अच्छी बात कही है, कि आदमी शारीरिक बल तभी प्रदर्शित करता है जब मानसिक रूप से कमजोर होता है। ऐसा है ना कि हम लड़ते क्यों हैं? मैं उसको आर्गुमेंट नहीं कर सकता उसके साथ, मैं उसको अपनी बातों से, अपने तर्कों से उसको कन्विंस नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो मैं अपने शरीर का प्रयोग करूंगा और मैं अपने शारीरिक ताकत से उस पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करूंगा। नहीं, लेकिन अगर तर्कों की शक्ति है मेरे पास, अगर बात करने की क्षमता है और तार्किक बात करने की क्षमता है, मैं किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता हूं, वार्ता करके, बात करके। होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, सॉफ्ट पावर। अगर कोई सॉफ्ट है तो शक्ति कैसे होगी? सॉफ्टनेस एंड पावर अपीयर टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी, दोनों लगता अलग अलग हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर क्यों कहते हैं? तर्क की शक्ति है वह, कि तर्कों से मैंने सामने वाले को कन्विंस किया है या प्रभावित किया है। तो आत्मबल बढ़ता है अगर कोई व्यक्ति नैतिक है तब। ठीक है, अगर आत्मबल बढ़ेगा तो व्यक्तित्व का विकास होता है, जैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो बहुत सारे कार्य अपने आप सरल होते जाते हैं। नहीं, खैर, और क्या था? और अहिंसा भी बताया था कल। अहिंसा क्या है बताओ? अहिंसा को डिफाइन करना हो कैसे करेंगे? उसके भी दो रूप बताए थे मैंने, एक्टिव पैसिव, सक्रिय अहिंसा और निष्क्रिय अहिंसा। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन? निष्क्रिय। ऐसे वातावरण का निर्माण कर दिया जाए जिसमें हिंसा की आवश्यकता ही नहीं है, तो हमें हिंसक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम काम एक्टिव नॉन वायलेंस पर ज्यादा करते हैं। मोस्ट ऑफ अस वर्क ऑन एक्टिव नॉन वायलेंस, वेरी फ्यू वर्क ऑन पैसिव नॉन वायलेंस। नहीं, एक और चीज बताई थी बहुत बारीक, कि गांधी के समाजवाद और मार्क्स के समाजवाद में क्या अंतर है। याद आ रहा है? लिखा था हमने कल। मार्क्सवादी समाजवाद यह चाहता है कि वर्ग का संघर्ष होगा तब समाजवाद स्थापित होगा। गांधी यह कहते हैं कि वर्गों का संलयन होगा, क्लास कोलिशन होगा, दो वर्ग आपस में मिलकर सहयोग करेंगे तो सामूहिकता विकसित होगी और वह समाजवाद होगा। इसलिए एक वाक्य कहा जाता है कि मार्क्स और गांधी दोनों क्रांति चाहते हैं, लेकिन मार्क्स की क्रांति हिंसक है, गांधी की क्रांति अहिंसक है। गांधी बिलीव्स इन साइलेंट रिवॉल्यूशन, बट साइलेंट रिवॉल्यूशन इज टाइम टेकिंग, अचानक से नहीं होगा। हिंसक क्रांति तो अचानक से होती है। नहीं, ठीक, टॉपिक तो डिफिकल्ट है, इसमें कोई शक, सेक्शन डिफिकल्ट है यार, इसे इनकार नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट पर लिखने में, अमूर्त टॉपिक पर लिखने में हमारे व्यक्तित्व में जितनी चीजें हैं अंदर, अब तक की आयु में जो विकसित हुई हैं, उनका निचोड़ दिखता है वहां। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे क्यों पूछे जाने लगे अब? दो निबंध अगर किसी ने लिखा है तो उसका पूरा व्यक्तित्व मेरे सामने होगा, किस तरह का व्यक्ति है, कहाँ तक सोच सकता है, कैसी सोच है उसकी। योर पर्सनालिटी इज एक्सरेड, एक्सरे कर लिया मैंने उस पर्सनालिटी का, जो क्वेश्चन आंसर लिखने पर नहीं होगा। अगर मैंने प्रश्न यह दिया कि असहयोग आंदोलन के कारण और प्रभाव बताइए, वो तो रटा हुआ है, तो घटनाएं रट ली हैं हमने। या राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति पर चर्चा कीजिए, तो हमने रट लिया है ना। नहीं, लेकिन अगर यह टॉपिक है कि पूर्ण प्रयास ही पूर्ण विजय है, तो
मैंने जो लिखा उससे मेरा व्यक्तित्व पूरी तरीके से परीक्षक के सामने है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। वो डिफिकल्ट तो है, इसमें कोई शक नहीं, उसको मैं जबरन ये नहीं कर सकता ये बहुत आसान है, बहुत सोचने की जरूरत है उस पर। कोई एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ एग्जाम्पल। मैं उससे सहमत हूं या नहीं, मेरे अपने विचार क्या है उस पर। हर व्यक्ति की अपनी सोच है ना। हमारी सोच अरस्तु जैसी नहीं हो सकती। मान लें मैं दार्शनिक नहीं हूं तो मेरा विचार अरस्तु जैसा, प्लेटो जैसा ताकतवर नहीं होगा। यही हो सकता है ना, कुछ तो विचार होगा ना किसी भी चीज पर। नहीं, कोई पूछेगा कि 5 साल से दिल्ली में रह रहे हो, क्या क्या देखा दिल्ली में, कैसा शहर। इफ यू गो टू योर विलेज तो गांव वाले पूछेंगे 5 साल के बाद दिल्ली से आए हो, दिल्ली में क्या है, हाउ विल यू एक्सप्लेन। अक्षांश देशांतर तो बताएंगे नहीं उसको कि दिल्ली का अक्षांश देशांतर यह है। तो उसको बताएंगे ना कि दिल्ली के लोग कैसे हैं, किस तरह का शहर है, मैंने क्या महसूस किया है, अच्छा है खराब है, कुछ तो बताऊंगा ना मैं उसको। वह तो वही अपना विचार है, अपना विचार तो होना ही चाहिए। यह व्यक्ति मनुष्य और जानवर को अलग करता है। दिस इज द ओनली थिंग विच सेग्रीगेट्स मैन एंड एनिमल्स। एनिमल्स आर ऑल्सो सेंटिएंट। एनिमल्स आर, दे आर एबल टू फील। किसी जानवर को मारेंगे तो चिल्लाएगा ना वह, अगर उसको तकलीफ होगी तो चिल्लाता रहेगा। इसका मतलब है उसको संवेदना तो है ना। तो एनिमल्स आर ऑल्सो सेंसिटिव बट दे कैनॉट थिंक। वो सोच नहीं सकता, कॉन्शियसनेस नहीं है उसके पास। अदरवाइज जो मानव काम करते हैं वो सारे काम एनिमल्स भी करते हैं। दे ऑल्सो मूव, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, दे ऑल्सो ईट, दे ऑल्सो डू एवरीथिंग, दे आर ऑल्सो सेंसिटिव, दे ऑल्सो फील। कहां पर डिफरेंस आता है? दैट मैन इज एबल टू यूज हिज कॉन्शियस ब्रेन। हमारे अपने विचार हैं, अगर हम नहीं सोच पाते तो मतलब है मैं जानवर हूं, वास्तविक अर्थ हूं। का मतलब यही हुआ ना कि मेरे विचार नहीं बन रहे, इसका मतलब मेरा जानवर वाला गुण अभी बचा हुआ है अंदर। तो विचार तो आना ही चाहिए। अपने विचार लिखने हैं। परीक्षक को केवल यह चाहिए कि वह तो मान के चल रहा है कि 20-25 साल की आयु में कोई अरस्तु होगा नहीं, अपवाद स्वरूप भले कोई हो जाए। अधिकांश जो छात्र हैं वो तो जिस आयु वर्ग में है उसमें अरस्तु जैसा विचार लिखेगा कोई अपेक्षा ही नहीं है। लेकिन अपने विचार लिख सकता है वह, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर अगर मैंने प्रयास किया और नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, तो एम आई अनसक्सेसफुल? प्रश्न मेरे सामने है ना कि मैंने तैयारी की, कल अपना उदाहरण दिया था ना मैंने तैयारी की, जितनी क्षमता थी मैंने कर ली तैयारी, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो क्या मैं असफल व्यक्ति हूं इस समाज में? पहला प्रश्न तो ही आएगा मेरे सामने कि आई कुड नॉट गेट सक्सेस इन सिविल सर्विस एग्जाम। समाज सफल नहीं मानेगा। तो मुझे क्या महसूस होना चाहिए कि मैं असफल हो गया अपने जीवन में? नहीं ना, परीक्षा में असफल हुआ तो किसी और जगह सफलता हो सकती है। तो सफलता का क्या मानक होना चाहिए? अब मान लिया मैंने मैंने सिविल सेवा में सफलता नहीं मिली, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया 1 करोड़ रुपया लगा के और बिजनेस डूब गया सपोज, तब क्या होगा? तो सफलता का क्या मानक होना चाहिए? हमारी आय, हमारा रोजगार, क्या होना चाहिए मानक?
हम्म। अच्छा, एक और चीज, इस आंसर के पहले एक और प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में असफल कब होता है? कोई भी कार्य करे, जो उदाहरण दिया मैंने, यहाँ मान लो सिविल सर्विस है, बिजनेस है, हाँ, तो क्यों क्यों ऐसा हो, क्या ऐसी गलती हो गई? प्रयास कम हो गया। और और क्या हो सकता है? प्रयास कम क्यों हो सकता है? 100% नहीं दे सका, यही ना? और क्या कारण हो सकता है असफलता का? अपनी क्षमता भी हो सकती है, मैं क्या कर सकता हूं ये मैंने खुद नहीं जाना, मुझे मेरी क्षमता की समझ नहीं है, मैं क्या काम कर सकता हूं। जैसे अगर मैं आज अपने बारे में कहूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं आईएएस बन गया होता तो मैं भारत सरकार के लिए लायबिलिटी होता। आई वुड हैव बीन वन ऑफ द वर्स्ट सिविल सर्वेंट्स। ये मुझे लगता है ऐसा। वाई? बिकॉज माई कैपेबिलिटी वॉज लाइक ऑफ ए टीचर। टीचिंग गिव्स मी मोर जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर ये क्षमता की पहचान पहले हो गई होती तो जो 3 वर्ष मैंने डिवोट किए सिविल सर्विस को, वो नहीं करता। आई वुड हैव बिकम टीचर लॉन्ग बैक। नहीं ऐसा? हाँ, वही अब उस पर आता हूं, कैसे होगी क्षमता। तो आदमी की सफलता या विफलता उसकी अपनी क्षमताओं की समझ पर निर्भर करती है, पहली बात। अगर मेरी क्षमता की पहचान है मुझे, अब अगला चरण क्या होता है कि प्रयास करना होगा उस तरीके से। अगर प्रयास 100% कर दिया तो जिस क्षेत्र में भी काम करने की इच्छा है मुझे, वहां असफलता नहीं मिलेगी। आया समझ में? नहीं आया समझ? मैंने क्या कहा? अगर हमारी क्षमता की मुझे पहचान हो जाए कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं और मैं यह कार्य कर सकता हूं, अब मैंने उसके आधार पर अपना उस दिशा में एक प्रयास शुरू किया। अगर प्रयास मैंने 100% कर दिया अपनी क्षमता के हिसाब से, तो असफल होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसका अर्थ है कि जहां पर या तो हमारी क्षमता की पहचान नहीं हुई है, या अगर क्षमता की पहचान है तो हमने 100% प्रयास नहीं किया है। कुछ न कुछ तो हुआ होगा ना। लेकिन चूंकि हमें अपनी क्षमताओं की पहचान कर पाने में समस्या होती है, इसलिए हम अपनी उस जवाबदेही को किसी और पर टाल देते हैं कि मैं सफल इसलिए नहीं हो सका कि मेरी किस्मत में नहीं था। आया समझ में? राइट? और हम, जैसे गांधी ने ही कहा है कि हम अपने चरित्र को देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस दिन देख लिया और जिस दिन बर्दाश्त कर लिया, उस दिन अपने चरित्र की समझ हो जाएगी कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं, क्या कर सकता हूं।